हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेरी फेवरेट मूवी में से एक, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो सेम नाम पर आए फ्रेंच नोवेल पर बेस है, जिसे अलेक्जेंडर डोमस ने 1844 में लिखा था। यह काउंट का मतलब है शहर का सबसे अमीर आदमी, या आप नवाब कह लीजिए, और उसकी बीवी को काउंटेस कहा जाता है। और मोंटे क्रिस्टो का मतलब आपको मूवी में आगे समझ में आ जाएगा। इस कहानी पर 1934 से 2002 तक टोटल 6 मूवी बन चुकी है और आज मैं 2002 में आई मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटो पर इट्स 73% फ्रेश विद 88% ऑडियंस स्कोर। इस मूवी के किरदार और जगह के नाम फ्रेंच में है, जिन्हें बोलने में मुझे थोड़ी गलती हुई है। ये मूवी नहीं, एक जर्नी है जिसमें आपको प्यार, दोस्ती, धोखा, सर्वाइवर, एडवेंचर, ड्रामा, रिवेंज, माफी सब देखने मिलेगा। जिस तरह हम जर्नी में जाते हैं और हमें ब्रेक लेना पड़ता है, वैसे ही मैंने ब्रेक लेकर इस मूवी को 2 पार्ट में बनाया है, ताकि आपको अच्छे से मूवी समझ में आए और आप पूरी मूवी एंजॉय कर पाए। दूसरा पार्ट इस मूवी के एंड में आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। साथ ही मैंने दूसरे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दिया है। और मेरी आप लोगों से शिकायत है, आप में से बहुत लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1815 में। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी नाव को किनारे की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसमें एक बीमार आदमी है और उनका जहाज दूर खड़ा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है वो बीमार आदमी उनका कैप्टन है। इस नाव में एडमोंड डांटे और उसका बचपन का दोस्त फर्नांड मॉन्टेगो भी है। वो दोनों उस कार्गो शिप में काम करते हैं। मॉन्टेगो डांटे को बताता है उसने सुपरवाइजर की बात ना मानकर अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, जिसका खामियाजा उसे शहर पहुंचकर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन डांटे को इससे ज्यादा कैप्टन की जान की चिंता थी। तभी उन्हें उस आइलैंड पर इंग्लिश सिपाही दिखते हैं। डांटे उन्हें आवाज लगाता है। आवाज ना पहुंचने पर डांटे हवा में गोली चलाता है। वो सिपाही गन की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। डांटे उन्हें मदद के लिए बोलता है, मगर वो उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक सिपाही डांटे को शूट करने ही वाला था, लेकिन मॉन्टेगो डांटे की जान बचाते हुए उस सिपाही को शूट करता है और वो दोनों वहां से भागते हैं और एक टीले पर चढ़ते हैं। गोली खत्म होने के बाद अंग्रेज सिपाही उन पर तलवार लेकर टूट पड़ते हैं। जहां हमें पता चलता है मॉन्टेगो तो तलवारबाजी में माहिर है, मगर डांटे नहीं। वो बड़ी मुश्किल से उन अंग्रेज सिपाहियों की तलवार से बचता है, लेकिन और अंग्रेज सिपाहियों के आने पर वो दोनों बचते हुए टीले के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां उन्हें एक आदमी दिखता है। उसे देखकर अंग्रेज सिपाही रुक जाते हैं। वो अंग्रेजों से कहता है ये उसके एजेंट नहीं है। फिर उन दोनों से पूछता है वो कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। डांटे उसे बताता है वो दोनों फ्रेंच सेलर हैं। उनके कैप्टन की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टरी मदद चाहिए। वो आदमी उनकी मदद करता है उनके कैप्टन को डॉक्टरी ट्रीटमेंट दिलवाकर। फिर उन्हें रात बिताने जगह भी देता है, जहाँ डांटे मॉन्टेगो का शुक्रिया अदा करता है किनारे पर उसकी जान बचाने के लिए, और मॉन्टेगो को शतरंज का राजा देता है। दरअसल बचपन से दोनों में से कोई भी खेल जीतता है तो हारने वाला जीतने वाले को शतरंज का राजा देता है। डांटे मॉन्टेगो से कहता है उसकी दोस्ती में हमेशा एडवेंचर रहा है। मॉन्टेगो कहता है जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो। डांटे को मॉन्टेगो की बात समझ नहीं आती, और वो आदमी जिसने उनकी मदद की थी वो नेपोलियन बोनापार्ट था। तभी नेपोलियन उनके कमरे में आता है और डांटे को अपने साथ बाहर ले जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे एक लेटर देता है जो उसके शहर में रहने वाले मिस्यो कैरियन के नाम के बंदे को देना था। नेपोलियन कहता है ये बस निजी खत है, इसमें कोई गलत चीज नहीं। डांटे के आनाकानी करने पर वो कैप्टन की मदद के बदले डांटे को ये काम करने कहता है, और डांटे जो एक सीधा साधा इंसान था वो ये काम करने मान जाता है। नेपोलियन उससे ये भी वादा लेता है कि इस खत के बारे में वो किसी को न बताए, मॉन्टेगो को भी नहीं। डांटे पूछता है वो मिस्यो कैरियन को कैसे ढूंढेगा। नेपोलियन कहता है वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। खत लेते समय मॉन्टेगो उन दोनों को देख लेता है। दरअसल नेपोलियन फ्रांस का दुश्मन था और उसका साथ देने वाला देशद्रोही कहलाता है। डांटे कमरे में वापस आता है। मॉन्टेगो के पूछने पर डांटे उसे झूठ बोलता है कि नेपोलियन सिर्फ फ्रांस की खबर पूछ रहा था। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह नेपोलियन उनके पास आता है और उन्हें बताता है उनका कैप्टन मर चुका है। वो दोनों कैप्टन की लाश लेकर जहाज की तरफ निकलते हैं, जहां उन्हें देखकर नेपोलियन डांटे को बेवकूफ कहता है। फिर हम देखते हैं वो सब अपने जहाज के साथ फ्रांस के अपने शहर मार्शली पहुंच जाते हैं। वो जहाज मोरल शिपिंग कंपनी का था। उस कंपनी के मालिक मिस्टर मोरल के पूछने पर डोंगलार बताता है कैप्टन मर गया है, पर डांटे ने उसका ऑर्डर नहीं माना। डोंगलार भी इसी शिप में काम करता है। वो उन दोनों को ऊपर बुलाते हैं। मॉन्टेगो वहां से जाने लगता है। तभी खुशी में आती हुई मर्सिडीज उसे दिखती है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस लड़की का नाम मर्सिडीज है। वो मॉन्टेगो से डांटे के बारे में पूछती है। दरअसल मर्सिडीज डांटे की गर्लफ्रेंड है।
मोंटेगो उसे कहता है डांटे को काम है और वो रॉक्स पर आ जाएगा। मोंटेगो मर्सिडीज को वहां से ले जाता है। वही ऑफिस में डोंगलार डांटे की शिकायत करता है कि डांटे ने डोंगलार का ऑर्डर ना मानते हुए कैप्टन को किनारे पर ले जाने का फैसला किया। मिस्टर मोराल के पूछने पर डांटे पूरी सच्चाई से जिम्मेदारी लेता है। मिस्टर मोराल डोंगलार को कहते हैं ये उसका फैसला होना चाहिए था, वो जहाज पर रहकर अपनी जान बचा रहा था। मोराल डांटे की सच्चाई और ईमानदारी से खुश होकर उससे जहाज का नया कैप्टन बना देते हैं, जो पहले डोंगलार बनने वाला था, और डोंगलार को डांटे के अंडर फर्स्ट मेट बनना पड़ता है, जिससे डोंगलार गुस्से और जलन में वहां से चला जाता है। दरअसल मिस्टर मोराल डांटे को अपने बेटे जैसा समझते हैं। डांटे दौड़कर अपने प्रमोशन की खुशखबरी मर्सिडीज को देने भागता है, क्योंकि डांटे और मर्सिडीज डांटे के कैप्टन बनने के बाद शादी करने वाले थे, जिसे पहले 2 साल लगने थे, मगर अब वो जल्दी शादी कर सकते थे। डांटे के जाते ही वहाँ एक आदमी आता है और मिस्टर मोराल से एल्बा से शिप में वापस आने वाले लोगों के बारे में पूछता है। वो अपना नाम क्लेरियन बताता है। वही डॉक में मोंटेगो मर्सिडीज को उसके साथ इंटीमेट होने कहता है, लेकिन मर्सिडीज उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वो तीनों बचपन के दोस्त थे और वो डांटे से लॉयल थी। तभी खुशी खुशी में डांटे वहाँ भागते हुए आता है और मर्सिडीज उससे भागकर गले मिलती है। उन दोनों को साथ देखकर मोंटेगो को जलन होती है। तभी डांटे बताता है वो कैप्टन बन गया, अब उन्हें शादी करने 2 साल रुकने की जरूरत नहीं, और ये खबर वो मोंटेगो को बताता है। मोंटेगो ये सुनकर डांटे को मुबारकबाद देकर वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर हमें जलन साफ दिखाई देती है। डांटे और मर्सिडीज क्वालिटी टाइम बिताते हैं। डांटे को अपने बालों को घुमाने की आदत थी और मर्सिडीज उसे हमेशा ऐसा करने से रोकती है। डांटे कहता है जब वो रिंग खरीद लेगा वो दोनों शादी कर लेंगे। मर्सिडीज कहती है उसे रिंग की जरूरत नहीं, वो अपने कपड़े का धागा अपनी उंगली में रिंग की तरह पहनती है और कहती है उसके लिए ये ही काफी है और वो हमेशा इसे अपने साथ रखेगी। सुबह मोंटेगो शराबियों की तरह सड़क पर भटक रहा था। उसे वहाँ डोंगलार मिलता है। मोंटेगो यहाँ डोंगलार को नेपोलियन के खत के बारे में बता देता है। अगले सीन में डांटे उसके फादर और मर्सिडीज डांटे के कैप्टन बनने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं और डांटे को उसका जुर्म बताए बिना अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस डांटे को पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल्फोर्ड के सामने हाजिर करते हैं। विल्फोर्ड डांटे को बताता है उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम है। विल्फोर्ड उससे एल्बा के बारे में पूछता है। डांटे उसे सब सच सच बता देता है। डांटे उसे साफ साफ बता देता है कि नेपोलियन ने उसे एक खत दिया था उसके किसी दोस्त को देने के लिए। विल्फोर्ड डांटे को बताता है ये इल्जाम उसके ऊपर उसके ही जहाज में काम करने वाले डोंगलार ने लगाया है। विल्फोर्ड डांटे से उस खत के बारे में पूछता है। वो खत डांटे के पास ही था। डांटे खत को विल्फोर्ड को दे देता है। विल्फोर्ड डांटे से पूछता है उसने ये खत पढ़ा है, मगर डांटे को पढ़ना लिखना नहीं आता था। विल्फोर्ड उसे बताता है ये खत नेपोलियन के किसी एजेंट के लिए है। इस खत में एल्बा के बीच के अंग्रेज सिपाहियों की लोकेशन और टाइमिंग दी गई है। डांटे अपनी माँ की कसम खा के कहता है उसे नहीं पता था इस खत में क्या है। नेपोलियन ने वादा किया था, खत में ऐसा कुछ नहीं है। विल्फोर्ड डांटे को ध्यान से देखकर कहता है वो बेगुनाह है, बेवकूफ और बेगुनाह। खत अपनी जगह तक पहुंचने से पहले विल्फोर्ड को मिल गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए विल्फोर्ड डांटे को आजाद करके घर जाने की इजाजत दे देता है। डांटे दरवाजे तक पहुंचा ही था। विल्फोर्ड डांटे से खत लेने आने वाले का नाम पूछता है। डांटे उसे मिसियो क्लेरियन का नाम बताता है। ये सुनकर विल्फोर्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डांटे से पूछता है उसने ये नाम और किसी को तो नहीं बताया। डांटे कहता है खत के बारे में उसके सिवाय किसी को नहीं पता था। विल्फोर्ड उस खत को जला देता है और डांटे को अपनी बग्गी में घर छोड़ने का ऑफर देता है। डांटे भोलेपन से उस बग्गी में जाकर बैठ जाता है। पुलिस बग्गी का दरवाजा लॉक कर देते हैं। डांटे विल्फोर्ड का आवाज देता रह जाता है, मगर विल्फोर्ड नहीं सुनता। पुलिस डांटे को समुद्र किनारे लेकर आती है और उसे सेटडल जेल भेजने की कोशिश करती है। डांटे किसी तरह उनसे बच के वहां से भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है। डांटे भागकर मोंटेगो के घर जाता है और उसे नेपोलियन के खत के बारे में बताता है और कहता है उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगा है। मोंटेगो उसे एक कमरे में ले जाता है और दरवाजे के सामने तलवार लेकर डांटे का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। मोंटेगो उसे बताता है उसने नेपोलियन को उसे खत देते हुए देखा था और उसे बताता है उसने पहले ही वो खत पढ़ लिया था और उसने और डोंगलार ने ही उसे फंसाया है। डांटे को बहुत बड़ा शौक लगता है। ये सुनकर डांटे भी वही पड़ी तलवार उठा लेता है, लेकिन डांटे को तलवारबाजी नहीं आती थी। इस वजह से मोंटेगो उसे वहां से भागने नहीं देता। मोंटेगो डांटे को काफी चोट पहुंचाता है। डांटे के पूछने पर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मोंटेगो कहता है डांटे एक क्लर्क का बेटा है और मोंटेगो एक काउंट का, फिर भी लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। उसका इशारा मर्सिडीज की तरफ था। इन शॉर्ट मोंटेगो डांटे से जलता है। तब तक वहां पुलिस पहुंच जाती है और डांटे को पकड़ लेती है। जाते जाते मोंटेगो डांटे को शतरंज का राजा देता है और पुलिस डांटे को लेकर वहां से चली जाती है। विल्फोर्ड अपने घर आकर अपने बाप के पास जाता है। उसका बाप वही था जिसे डांटे से खत लेना था। विल्फोर्ड का बाप ही नेपोलियन का एजेंट था। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है। वही पुलिस डांटे को सेटडअप जेल लेकर आती है जो समुद्र के बीचों बीच किसी आइलैंड पर है। वहाँ डांटे जेल के वार्डन को कहता है वो बेकसूर है, जिस पर वार्डन
कहता है उसे पता है अगर डांटे क्रिमिनल होता तो फ्रांस में और भी कई जेल हैं, लेकिन सेटे डेथ जेल में उन्हें ही भेजा जाता है जिन्हें बड़े लोगों के राज पता हो। वो डांटे को उसकी कोठरी में लेकर जाते हैं और गुजरते हुए सालों को याद रखने के लिए वार्डन हर साल उसी दिन कैदियों को मारता है जिस दिन वो आए थे, और आज डांटे का पहला दिन था इसलिए वो उसे कोड़े लगाता है। वही विल्फोर्ड के पास मर्सिडीज, डांटे के पिता मिस्टर मोराल और मोंटेगो आते हैं। मोंटेगो यहाँ नाटक करता है। मोंटेगो वहाँ डांटे को बेकसूर बताता है। विल्फोर्ड कहता है डांटे के ऊपर देशद्रोह और मर्डर का इल्जाम है। मर्डर सुनकर मोंटेगो भी सरप्राइज होता है। विल्फोर्ड कहता है अरेस्ट करते समय उसने एक पुलिस वाले को मार डाला। मर्सिडीज इस बात पर यकीन नहीं करती। वो उससे कम से कम डांटे का पता बताने की रिक्वेस्ट करती है, मगर विल्फोर्ड नहीं बताता और उन्हें वापस जाने कहता है। मोंटेगो मर्सिडीज से कहता है वो डांटे के लिए लड़ेगा, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अगर 1815 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड होता तो मैं मोंटेगो को ही दिलवाता। मोंटेगो विल्फोर्ड के पास वापस आता है। उससे पूछता है उसने डांटे के ऊपर मर्डर का इल्जाम क्यों लगाया। विल्फोर्ड कहता है वो समझ गया, मोंटेगो ने डांटे की फियांस के लिए उसे धोखा दिया है। मोंटेगो उससे पूछता है लेकिन वो उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। विल्फोर्ड मोंटेगो को बैठने कहता है और सीन यही कट हो जाता है। कुछ दिन बाद मर्सिडीज को विल्फोर्ड का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था डांटे को मौत की सजा दे दी गई है। मर्सिडीज से मिलने मोंटेगो आता है और वो उसे गले लग जाती है। अब मोंटेगो का रास्ता साफ हो चुका था। वही जेल में डांटे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वार्डन हर साल आता और उसे कोड़े लगाता। ऐसे ही धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन डांटे को जमीन के नीचे से कुछ आवाज आती है, फिर जमीन से कुछ निकलता है। डांटे ये देखकर डरने लगता है, मगर वो कोई भूत नहीं, एक आदमी था। वो अपना नाम एबे फेरिया बताता है और कहता है वो इस जेल में 11 सालों से कैद है, जिसमें से 5 साल उसने ये सुरंग खोदने में लगाए, लेकिन अनजाने में वो गलत दिशा में खुदाई कर रहा था। फेरिया डांटे को उस सुरंग के जरिए अपनी कोठरी में लेकर जाता है। फेरिया की कोठरी डांटे की कोठरी से बड़ी थी। वह टेबल और चेयर भी थी। डांटे 4 साल बाद चेयर पर बैठता है। डांटे फेरिया से भागने की बात पूछता है। फेरिया बताता है उसने अनजाने में गलत दिशा में खुदाई की और वो 2 लोग हैं और वो जल्दी खोद सकते हैं और 8 साल में सुरंग बन जाएगी। 8 साल सुनकर डांटे हंसने लगता है। फेरिया कहता है उसके पास और कोई काम है करने के लिए। डांटे की मदद के बदले में फेरिया उसे बहुत बेशकीमती चीज ऑफर करता है जिसे डांटे ठुकरा नहीं पाता। फेरिया डांटे को ऑफर करता है एजुकेशन एंड नॉलेज। क्योंकि डांटे गरीब घर का होने की वजह से पढ़ नहीं पाया था, डांटे फौरन मान जाता है। वो प्लान बनाते हैं। दिन में 2 बार गार्ड आता है, एक बार टॉयलेट बकेट के लिए जिसमें वो मिट्टी बाहर फिकवाते थे, दूसरी बार खाना देने के लिए। इस बीच वो बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते थे। फेरिया डांटे को पढ़ाना भी शुरू करता है। डांटे पढ़ने में काफी माहिर साबित होता है और उनकी सुरंग का काम भी चालू था। एक दिन फेरिया डांटे को बताता है वो नेपोलियन की फौज में था। एक बुरा काम करने के बाद उसने फौज छोड़ दी और एक बहुत अमीर काउंट टेंगरिट स्पार्टा का प्राइवेट सेक्रेटरी बना। काउंट स्पार्टा के मरने के बाद अफवाह थी कि उसने एक बहुत बड़ा खजाना कहीं छुपाया है। नेपोलियन को काउंट स्पार्टा का खजाना चाहिए था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि फेरिया को खजाने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए नेपोलियन ने फेरिया को यहाँ फिकवा दिया। ऐसे ही पढ़ाई करते हुए और सुरंग खोदते हुए डांटे का समय बीतने लगता है। एक दिन डांटे फेरिया को उसे तलवारबाजी और लड़ना सिखाने कहता है। फिर फेरिया डांटे को तलवारबाजी और लड़ना भी सिखाता है, साथ ही उसे इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स का माहिर बनाता है। एक दिन फेरिया डांटे से उस दिन को याद करने कहता है जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था। डांटे बताता है विल्फोर्ड ने मिसियो क्लेरियन का नाम सुनकर वो खत जला दिया और उसे यहाँ भेज दिया। फेरिया कहता है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने देशद्रोह का सबूत जला दिया और जिसे मतलब डांटे को पता था मिसियो क्लेरियन नेपोलियन का एजेंट है, उसे यहाँ भिजवा दिया। तब डांटे को समझ में आता है विल्फोर्ड किसी को बचा रहा था। वैसे ही डांटे को याद आता है विल्फोर्ड का बाप नेपोलियन की फौज में जनरल था। विल्फोर्ड खुद को बचा रहा था। अगर किसी को पता चल जाता विल्फोर्ड का बाप देशद्रोही है तो विल्फोर्ड को अपने ओहदे से हटा दिया जाता। अब यहाँ आने का गुनाह भी डांटे को पता चल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे 8 साल बीत जाते हैं और एक दिन सुरंग खोदते समय फेरिया को पेड़ की जड़ दिखती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें बस कुछ महीने लगने वाले थे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अचानक सुरंग का मलबा फेरिया पर गिर जाता है। डांटे फेरिया को वहां से निकालकर कोठरी में लाता है। फेरिया बहुत जख्मी हो चुका था और वो बूढ़ा भी था, इसलिए उसका बचना मुमकिन नहीं था। फेरिया डांटे को पत्थर के नीचे से कुछ लाने कहता है। अपने आखिरी समय में फेरिया बताता है उसे स्पार्टा के खजाने के बारे में पता था। उसने नेपोलियन को झूठ बोला था। उन पत्थरों के नीचे एक नक्शा था। फेरिया बताता है मोंटे क्रिस्टो आइलैंड पर कहीं वो खजाना छुपा हुआ है और ये उसका नक्शा है। फेरिया कहता है खुदाई शुरू रखना और बाहर निकलने के बाद इस खजाने को ढूंढना और भलाई के लिए इस्तेमाल करना। डांटे कहता है वो इसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर फेरिया की मौत हो जाती है। उसी समय वहाँ गार्ड खाना देने आता है। फेरिया की प्लेट सुरंग में ही छूट गई थी। डांटे दरवाजे के साइड में छुप जाता है। अपनी प्लेट न देने पर गार्ड उसे देखता है और फेरिया को जमीन पे पड़ा देख और गार्ड को बुलाने जाता है।
तब डांटे सुरंग को बंद करके अपनी कोठरी में जाने वाली सुरंग में छुप जाता है और वो दो गार्ड को लेकर आता है। वो फेरिया की लाश को कफन में लपेट कर वार्डन को बुलाने जाते हैं। उनके वहां से जाते ही डांटे बाहर आता है और अपने दोस्त से आखिरी विदा लेता है। तभी डांटे को एक आइडिया आता है और सीन कट हो जाता है। वार्डन दोनों के साथ कोठरी में आता है और गार्ड के साथ फेरिया की लाश को ले जाता है। तभी खाना देने वाला गार्ड डांटे की कोठरी में खाना देने जाता है। डांटे भी प्लेट आगे नहीं करता। गार्ड दरवाजा खोलकर कोठरी में जाता है। वहां उसे सुरंग और फेरिया की लाश दिखती है। उस कफन में डांटे था। वो गार्ड वार्डन की तरफ भागता है, मगर वार्डन समुद्र किनारे तक पहुंच गया था। वो गार्ड डांटे के पैरों में बेड़ियां बांधते हैं और उसे झुलाकर 4 की गिनती पर फेंकने वाले होते हैं। जेल के अंदर गार्ड चिल्लाते हुए वार्डन की तरफ आता है कि लाश को मत फेंकना, मगर वो इतना दूर था कि वार्डन को सुनाई ही नहीं देता। दोनों गार्ड झुलाते हुए डांटे को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन डांटे गिरने से पहले वार्डन की चाबियां पकड़कर उसे भी अपने साथ पानी में गिरा देता है। बेड़ियों के वजन से डांटे पानी में नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसके हाथ में चाबियां आ गई थी। डांटे जल्दी कफन से निकलकर लॉक खोलकर ऊपर आता है। वहां से भागने से पहले डांटे कमीने वार्डन को डुबाकर मार देता है और वहां से निकल जाता है। सुबह जब डांटे की आंख खुलती है तो वो जेल से दूर कहीं किनारे पर था। डांटे फेरिया का शुक्रिया अदा करता है और वह खुशी से भागने लगता है, लेकिन वहां कुछ लोग उसे देख रहे थे। उनका लीडर डांटे को बताता है उसका नाम लुइजी है और वो लोग स्मगलर और चोर है। उनके एक साथी जैकोपो ने चोरी का माल अपने साथ रख लिया। वो उसे यहाँ मारने आए थे, मगर उसके गैंग के आधे लोग उसे माफ करने कह रहे हैं और आधे सजा देने। लुइजी डांटे को जैकोपो के साथ लड़ने कहता है। अगर डांटे मरा तो वो जैकोपो को माफ कर देंगे, और जैकोब मरा तो वो डांटे को जैकोपो की जगह रख लेंगे, और डांटे ने मना किया तो वो उसे मार देंगे। डांटे इस सौदे को मान लेता है, मगर लुइजी बताता है जैकोपो जैसा बढ़िया चाकूबाज उसने आज तक नहीं देखा। डांटे कहता है वो आज देखेगा। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, जहां डांटे थोड़े ही वक्त में जैकोपो को हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। वो लुइजी को कहता है जैकोपो को माफ कर दे, उससे उसे 2 योद्धा मिल जाएंगे अपनी टोली में। लुइजी इसके लिए मान जाता है और साथ ही वो डांटे को नया नाम देता है, जटारा। जैकोपो कसम खाता है आज से वो डांटे का गुलाम है। इन लोगों के साथ डांटे पूरे 2 साल रहता है। फिर वो एक दिन अपने जहाज के साथ मार्शलेस आता है। मार्शलेस डांटे का ही शहर था। लुइजी डांटे को अपना बदला लेने के लिए आज़ाद कर देता है। डांटे लुइजी से कहता है वो जल्दी उससे मिलेगा, उसे सच्चे दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, और लुइजी से अलविदा लेता है और 16 साल बाद मार्शलेस में कदम रखता है। डांटे को वही दिन याद आता है जब वो एल्बा से लौटा था। उसके साथ जैकोपो भी है। डांटे मिस्टर मोराल से मिलने उनके ऑफिस जाता है, लेकिन वहां देखता है जहां पहले मोराल शिपिंग कंपनी थी और वहां उसके दुश्मन की डोंगलास शिपिंग कंपनी है। डांटे जैकोपो से एक छोटी नाव खरीदने का कहकर किसी से मिलने जाता है। डांटे मिस्टर मोराल से मिलने गया था, मगर उनकी पोती उसे मिलने से मना करती है। जब वो कहता है वो एडमोंड डांटे का दोस्त है, तब मिस्टर मोराल उनसे मिलने तैयार हो जाता है। डांटे मिस्टर मोराल के सामने बैठता है, लेकिन मिस्टर मोराल डांटे को पहचान नहीं पाते। डांटे भी उन्हें नहीं बताता कि वही एडमोंड डांटे है। मिस्टर मोराल डांटे को अपनी बेटी की तरह मानते थे। डांटे मिस्टर मोराल से अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। मिस्टर मोराल बताते हैं डांटे के ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगने के बाद उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डांटे को ये सुनकर बहुत दुख होता है। मिस्टर मोराल आगे बताते हैं विलफोर्ड, जिसने डांटे को देशद्रोह के आरोप में पकड़ा था, कुछ दिनों बाद उसके पिता की हत्या कर दी गई और विलफोर्ड चीफ प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर पेरिस चला गया और डोंगलार्स ने उनकी कंपनी हथिया ली, जैसे उसका किसी ने साथ दिया हो, और मिस्टर मोराल बहुत बुरे हालात में थे। डांटे मर्सिडीज को ढूंढने की बात करता है, मगर मिस्टर मोराल बताते हैं डांटे की मौत की खबर के 1 महीने बाद मर्सिडीज ने डांटे के दोस्त फर्नांड मोंटेगो से शादी कर ली, और मोंटेगो के भाई और बाप की मौत के बाद मोंटेगो काउंट मोंटेगो बन गया और वो दोनों अब पेरिस में रहते हैं, काउंट एंड काउंटेस मोंटेगो। मर्सिडीज के बारे में सुनकर डांटे को बहुत सदमा लगता है। डांटे मिस्टर मोराल से कहता है एडमोंड डांटे मर चुका है, और वो उन्हें अपने 2 साल की कमाई देकर वहां से चला जाता है। फिर जैकोपो के साथ नाव से किसी आइलैंड पर जाता है। ये आइलैंड था मोंटे क्रिस्टो, जिसका नक्शा फेरिया ने मरने से पहले डांटे को दिया था, जहाँ खजाना छुपा था। फिर वो दोनों नक्शे के क्लू का पीछा करते हैं और एक गुफा के तालाब के पास पहुंचते हैं। डांटे को तालाब के अंदर कुछ दिखता है। पानी के अंदर जाने पर वहां बहुत सारे संदूक थे। उसे खोलने पर उसमें सोना था, मतलब डांटे ने खजाना ढूंढ लिया था। लेकिन खजाना मिलने के बाद भी डांटे खुश नजर नहीं आता। जैकोपो पूछता है अब उसे क्या चाहिए, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। डांटे कहता है इंतकाम, मोंटेगो, विलफोर्ड, डोंगलार्स और मर्सिडीज से। जैकोपो कहता है वो पेरिस जाकर चारों को मारकर 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, लेकिन डांटे कहता है वो उन लोगों को इतनी आसान मौत नहीं देगा, वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। जैकोपो कहता है फिर तो उसे एक नई पहचान चाहिए होगी। डांटे कहता है वो एक काउंट बनेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैकोपो पेरिस जाकर पेरिस का सबसे बड़ा महल खरीद लेता है
और शहर के पूरे अमीर लोगों को पार्टी का इनविटेशन बंटवाता है, इंक्लूडिंग विल्फोर्ड एंड मॉन्टेगो, और वो अपना नया नाम रखता है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। मुझे उम्मीद है कि अब तक का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दूसरा पार्ट आपके स्क्रीन के राइट साइड में आ रहा है, आप उसे भी एंजॉय करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीस आउट।